प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। विद्यार्थियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के लिए है। आज के वीडियो में वेरी इम्पोर्टेंट आंकिक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये आंकिक प्रश्न आपकी हर परीक्षा में तिमाही हो, छमाही हो, वार्षिक हो, प्रतियोगी परीक्षा सभी में आते हैं। आज की कक्षा अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, दूसरा अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, फिर तीसरा विद्युत चुम्बकीय तरंग और चौथे नंबर पे तरंग प्रकाश की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आंकिक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले देखे लेते हैं अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट आंकिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, 10 मिली हेनरी है। यदि कुंडली में 0.03 सेकेंड में धारा 10 एम्पियर से घट करके 7 एम्पियर रह जाती है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर सूत्र हुआ करता है L यानी प्रेरकत्व DI/dt यानी E बराबर L DI/dt। यहाँ वैसे माइनस चिन्ह भी आता है पर माइनस चिन्ह यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि माइनस चिन्ह आपने पढ़ा हुआ फैराडे के नियम में केवल दिशा व्यक्त करने के लिए होता है ना। तो E बराबर बेसिक सूत्र हुआ E बराबर L DI/dt। तो यहाँ हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ हमको ज्ञात करना है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान। तो इसके लिए हमें DI/dt यानी धारा में परिवर्तन की दर ज्ञात करना होगा और L का मान ज्ञात करना होगा। तो L का मान तो आप इसमें देखिए, चलिए प्रश्न में अपन देखते हैं। यहाँ कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यहाँ देखिए कितना लिखा है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर कितना हो गया, 10 मिली हेनरी। तो ये मिली हेनरी है। अपन को सभी मात्रकों को कहीं बदलना है एसआई पद्धति में। तो मिली हेनरी को जब हेनरी में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हेनरी, है ना। यानी कि L बराबर हो गया 10 गुणित 10⁻³ हेनरी। ठीक है, आप धारा में परिवर्तन की दर देखते हैं। तो क्या स्पीड से धारा में परिवर्तन हो रहा है, देखिए लिखा है 0.03 सेकंड। 0.03 सेकंड में धारा में परिवर्तन कितना हुआ, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 10 से घट करके 7 हो जाता है। यानी बेसिक परिवर्तन की बात करें तो 10-7 ये अपन ने किया, अर्थात 3 एम्पियर धारा में परिवर्तन हुआ। कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में। तो इसलिए 1 सेकंड में कितना परिवर्तन होगा, तो 1 सेकंड में परिवर्तन होगा इतने बटे इतना, यानी 3/0.03। तो यहाँ आप कैसे इसको हल करें, तो नीचे दशमलव के 2 अंक है तो फटाक ने अपन ने ऊपर 2 जीरो लगा लिए, तो दशमलव हट गया, इसको अपन ने काट दिया तो 100 हुआ। और इसको घात के रूप 10 की घात के रूप में लिखें तो 100 यानी 10⁻² एम्पियर धारा में इतना परिवर्तन हुआ। लेकिन समय के सापेक्ष लेंगे तो यही धारा में परिवर्तन की दर आ जाएगी। प्रति सेकेंड धारा में जो परिवर्तन होता है वही तो धारा में परिवर्तन की दर है। तो इसलिए धारा में परिवर्तन की दर DI/dt का मान निकल गया 10⁻² एम्पियर प्रति सेकेंड। विद्यार्थी प्रति सेकेंड ये क्योंकि अपन ने प्रत्येक सेकेंड यानी 1 सेकेंड में निकाला, DI/dt बटे में dt है ना, यानी समय, तो एम्पियर प्रति सेकेंड। ये हो गया धारा में परिवर्तन की दर। अब फटाक से अपन ने इसमें मान भर दिया E बराबर L DI/dt से। तो यहाँ देखिए L का मान आपने जो निकाला दिया है प्रश्न में, सॉरी, L का मान कितना दिया, ये 10 गुणित 10⁻³ हेनरी ये लिख दिया L का मान। फिर DI/dt का मान कितना निकल आया, ये 10⁻² है ना। अब ये है क्या, ये क्या निकल रहा है, ये पूरा ये विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो यहाँ वोल्ट लिखना पड़ा। अब इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ईजी है। ये देखिए 10⁻² लिखी यहाँ पर और ये 10 लिखा है, तो ये दोनों गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। तो ये दोनों जुड़ गई तो 10⁻³ हो गई। अब फिर ये तो ज्यों की त्यों लिखी है, अब फिर गुणा कर रहे हैं तो फिर घात जोड़ेंगी, लेकिन ये प्लस की है माइनस की है,
तो इसलिए घट करके शून्य हो जाएंगी और किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 निकलता है, अर्थात इसका आंसर हो गया 1 वोल्ट। तो विद्यार्थी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके MPBSE साइट में जो प्रश्न बैंक अपलोड किए गए बोर्ड द्वारा, तो उसमें ये सभी प्रश्न हैं, वहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ये छांटे हैं और इन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से, विद्यार्थी कितना 5 एम्पियर से गिर करके कितनी हो जाती है 0.0 अर्थात 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 200 वोल्ट है, तो परिपथ का क्या ज्ञात कीजिए, स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। फिर से वही सूत्र इसमें भी लगेगा। कौन सा लगेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर L/dI/dt। यहाँ भी धारा में परिवर्तन की दर निकालनी होगी। तो आप जानते ही कैसे निकालते हैं। ये 1 सेकेंड में धारा में परिवर्तन कितना हुआ, 5 से गिर करके 0 हो गई, तो 5 - 0 यानी 5 एम्पियर। तो 0.1 सेकेंड में इतना हुआ। तो इसलिए जब 1 सेकेंड में निकालेंगे तो ये वो संख्या आप जानते हैं 5वीं 8वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं, एक नियम के हिसाब से ये बटे में हो जाती संख्या है ना। तो यहाँ पर ये बटे में हो गई। अब दशमलव का एक अंक है यहाँ पर, तो इसलिए एक 0 ऊपर गया, तो ये हो गया 50। लेकिन अपन 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 × 10, तो ये हो गया एम्पियर। ये हुआ DI का मान, डेल आई या DI का मान आ गया धारा में परिवर्तन। तो इसलिए धारा में परिवर्तन की दर यानी DI/dt यही रहेगी 5 × 10 एम्पियर, लेकिन दर बोल रहे हैं तो प्रति सेकेंड। ठीक है, ये DI/dt का निकल आया मान। अब यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया होगा, देखिए यहाँ लिखा है औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, यानी काय का मान दिया, यहाँ E का मान दिया, तो 200 वोल्ट। ये भी ऐसा ही मात्रक में, कोई दिक्कत नहीं, यह मात्रक जरूर देखिएगा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 100, तो 100 को कैसे लिख देंगे 10 की घात 2, तो ये हो गया E का मान। आप सूत्र मान पूरा भर दें, तो E का मान ये भर दिए उठा करके यहाँ पर, ये हो गया बराबर ये लगा हुआ L का मान अपन को ज्ञात करना है, और ये DI/dt का मान आपने ये निकाला, ये निकाले, तो यहाँ पर भर दिए। अब सिंपल पक्षांतर कर दीजिए, ये पूरी संख्या इसके बटे में चली जाएगी, ये पूरी संख्या इसके बटे में चली जाएगी, ये हो गया। तो यहाँ आगे 2 × 10 की घात 2 बटे 5 × 10 है ना। अब यह देखिए भाग देने पे घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कुछ घात नहीं, तो 1 तो रहती है, वहाँ पर कोई घात अगर नहीं लगी तो घात घट जाएगी। तो यहाँ कितना बचेगा, फाइनली बचेगा 10 की घात 1 यानी 10 बचा, तो बचा 2 × 10। ठीक है, और बटे में क्या बचेगा 5। अब 5 से काट दें, 5 दूनी 10, तो 2 × 2 यानी 4, तो ये हो गया 4। अब विद्यार्थी 4 क्या है, ये क्या निकाला आपने, पेरकत्व। तो पेरकत्व का मात्रक ऐसा ही क्या होगा, हेनरी। तो उत्तर आ गया 4 हेनरी। विद्यार्थी तीसरा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहले प्रश्न है, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म यानी जोड़ा का अन्योन पेरकत्व, अन्योन पेरकत्व यानी कैपिटल M से दर्शाते हैं। अन्योन पेरकत्व 1.5 हेनरी, H यानी हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा, देखिए धारा कितना से कहाँ से 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो रही है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स बद्धता यानी कितना फ्लक्स, दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फ्लक्स बद्धता यानी दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन यानी डेल फाई ज्ञात करना है, दूसरी कुंडली है तो डेल फाई 2 ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल में फट से। यहाँ क्या दिया है, अन्योन पेरकत्व यानी M का मान दे दिया 1.5 H। अब यहाँ पर यदि ये मान है कि अन्योन पेरकत्व की घटना में द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई 2। देखिए जब चुंबकीय फ्लक्स मान लेंगे तभी तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, यानी डेल फाई निकालेंगे ना। तो डेल फाई 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फाई 2 तो मानिए, तो फाई 2 मान रहे हैं तो उसका परिचय करा दें कि फाई 2 क्या है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 है। तो इसलिए द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई 2। तो इसमें परिवर्तन करेंगे तो डेल का मान, अगर डेल यहाँ पर लगाते हैं, देखिए
यहाँ पर इसके सामने डेल लगाएंगे, इसके सामने भी डेल लगाएंगे, तो अन्योन पेड़ तत्व का मान तो यहाँ नियत हुआ दो कुंडलियों के संबंध में, तो m आगे चला जाएगा, ये देखिए m आगे चला गया, और डेल परिवर्तन काय में हो रहा, धारा में, तो इसलिए डेल शब्द परिवर्तन का प्रतीक है, तो परिवर्तन का प्रतीक है डेल, तो धारा में परिवर्तन हुआ, तो डेल कहाँ लगाएंगे, I के सामने लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ डेल लगा दिए, यानी डेल फाई 2 बराबर m डेल I 1। तो अब यहाँ पर देखिए m का मान तो दिया, कितना इजी सवाल है, 1.5। अब धारा कितना कहाँ से कहाँ हो गई, चलिए देखते हैं, 0 से 20 हो गई, तो धारा में परिवर्तन यानी 20 माइनस 0, ठीक है, तो 20 माइनस 0 करेंगे तो 20 ही आएगा ना, तो 1.5 गुणित 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब 30 क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, सही वेबर, तो हो गया 30 वेबर। कितना इजी है सवाल, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं चौथा सवाल। ये चौथा सवाल बहुत सरल है। देखिए, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.01 सेकेंड में कहाँ से कहाँ तक 12 गुणित 10 की घात -3 वेबर से घट करके 6 गुणित 10 की घात -3 वेबर रह जाता है। देखिए कितना, अगर ये 10 की घात नहीं देखे तो क्या 12 से घट करके कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, रह जाता है, ठीक है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कितना सरल है, देखिए यहाँ पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सेकंड नियम तो सीधा सीधा लगा हुआ, यानी ई बराबर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, है ना, ये अनुक्रमानुपाती होता है, आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर ये स्वरूप है, ई बराबर कितना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी फाई 2 माइनस फाई 1, और धारा समय कितना, डेल टी या डी टी, ठीक है, ये सूत्र होता है सिंपली। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना पड़ेगा, फाई 2 फाई 1 और डी टी यानी समय में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखते हैं कितना है, यहाँ पर फाई 1 यानी कहाँ से कहाँ घटा, 12 से घट करके 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पर फाई 1 ये हो गया, फाई 2 ये हो गया, ठीक है, दूसरा मान, और समय कितना लग गया ऐसा होने में समय कितना लगा, 0.01 सेकेंड, तो डी टी का मान हो गया इतना। चलिए ये मान यहाँ पर भर दीजिए, -3 ये लगा हुआ है, फाई 2 का मान ये भर दिए, फाई 1 का मान ये भर दिए। अब घात तो दोनों की सिंपल बराबर है ना, तो इसलिए सीधे सीधा घात बराबर है, तो वहाँ से कोई समस्या नहीं। ये तो चाहे तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 6 माइनस 12, तो 6 में से 12 गया तो क्या बचेगा, -6। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अंदर बच रहा -6 है ना, और बाहर माइनस फिर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का एक आएगा प्लस का, और 10 की घात 3 जो है ये आपने यहाँ कॉमन निकाल दिए, तो क्या बची हुई 10 की घात -3 ये है, और बटे में अब ये कैसे हो जाएगा, इसको देखिए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 2, तो 10 की घात -2 रहेगी, ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल, भाग देने पर घातें घटती हैं, या इसको ऊपर ले गए आप बोलें तो क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी धन की 2, और ऊपर है ऋण की 3, तो ऋण 3 और धन 2 हल होकर के कितना बनेगा, ऋण 1, यानी 10 की घात ऋण 1, यानी ऋण 1, यानी एक अंक बाद 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, सॉरी, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, उसका उत्तर आ गया 0.6 वोल्ट, है ना। वोल्ट क्यों, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। कितना इजी है, तो आपने ये चारों सवाल समझे हैं। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, एक कुंडली जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इकाई क्या लिखी हुई, सेंटीमीटर, एसआई में बदलना पड़ेगा इसको मीटर में, है ना, तो है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, 50 है, को चुंबकीय क्षेत्र में कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणित 10 की घात -2 टेस्ला क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है, ठीक है ना। यदि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 1/10 सेकेंड में हटा लिया जाता है, यानी इतने समय बाद चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इसमें अभी देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वही सूत्र लगा, E बराबर d∅/dt, माइनस तो विपरीत दिशा के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाले सूत्र में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, और समय, यहाँ पर तो समय तो दिया हुआ कितना सेकेंड लगा, तो 1/10 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलेंगे तो आप देखते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देते हैं, है ना। क्या विद्यार्थियों, मात्रकों को एसआई पद्धति में किया जाता है।
बदला जाता है। तो यहाँ पर इसको अपन ने ये बदल दिया। फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या है 50, है ना, 50 है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? b बराबर, b से 10 आते हैं, 2 गुणित, ये देखिए 2 गुणित 10 की घात 2 माइनस 2 टेस्ला, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ। ये भी SI पद्धति में है। आप चूंकि यहाँ पर देखें लंबवत रखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ ना लंबवत रखा गया है, तो लंबवत की पोजीशन में चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। कितना होता है चुंबकीय फ्लक्स? आपने पढ़ा होगा NBA, ठीक है। N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र, A हो जाएगा कुंडली का क्षेत्रफल। फटाक से मान भर दीजिए। N का मान ये हो गया, B का मान ये भर दिए पूरा, A का मान ये जो आपने निकाला है ये रख दिए। अब देखिए इसकी घात -2, इसकी भी घात -2, तो कितनी हो जाएगी? -4। और 50 गुणित 2 करेंगे तो हो जाएगी 100, 100 यानी 10 की घात 2। अब यहाँ 10 की घात 2 और यहाँ 10 की घात -4, तो प्लस माइनस और प्लस घट जाएंगे, तो बचेगी 10 की घात -2। ये क्या निकला है? फ्लक्स। तो फ्लक्स का मात्रक क्या हुआ? बेवर, ठीक है। आप ये प्रारंभिक फ्लक्स था। अंतिम फ्लक्स कितना हुआ? यहाँ लिखा हुआ है कि हटा लिया जाता है, हटा लिए यानी फ्लक्स 0 हो गया, टोटल बल दिखा है 0 हो गई वहाँ पर, तो इसलिए अंतिम स्थिति का फ्लक्स कितना हुआ? 0। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र लगा दीजिए आप ये वाला, तो φ2 माइनस φ1, तो φ2 का मान कितना? 0, और φ1 का मान कितना निकला? 10 की घात -2, ये हुआ। और समय में कितना परिवर्तन, कितना समय लगा? 1/10 सेकेंड, ये हो गया। इसको कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस आएगा, लेकिन सामने माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हुआ? ऊपर बचा फाइनली 10 की घात -2, और बटे के बटे 10 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया। अब यहाँ पर देखें ये -2 और इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये माइनस और प्लस घट जाएगा, तो 10 की घात -1, 10 की घात -1, 1/10, 1/10 यानी 0.1 वोल्ट। तो विद्यार्थियों ये सवाल भी बहुत आसान है, आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं आगे के कुछ प्रश्न। विद्यार्थियों अब देखते हैं अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें ये प्रश्न हमको ज़्यादा IMP लग रहा है, तो ये देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि एक 44 mH यानी मिली हेनरी का प्रेरित्र से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी कि कोई प्रेरकत्व की बात हो रही है। प्रेरित 220 वोल्ट और 50 Hz यानी हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए, यानी IRMS ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है सीधा सीधा। तो आप जानते हैं ये सूत्र पर चले, IRMS बराबर VRMS बटे R हुआ करता था। तो R यहाँ पर R की जगह पर क्या लगेगा? प्रतिघात। काय की प्रतिघात? क्या जोड़ा हो गया? प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व प्रतिघात यहाँ पर एक्सेल लिख दिए। आप जानते ही ये सूत्र तो पढ़ा ही है कि IRMS बराबर VRMS बटे R होता है। तो R यानी प्रतिरोध का स्थान यहाँ प्रतिघात लेगा, ठीक है। तो इन को अपन को निकालना होगा। ये कहाँ से निकलते? ये भी ओम के नियम से निकलता है, I बराबर V बटे R से निकला हुआ, ठीक है। I ये है, V ये है, R की जगह पर एक्सेल। तो अब इनको ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर एक्सेल निकालना होगा। तो एक्सेल बराबर अब क्या होता है? एक्सेल यानी प्रेरकत्व प्रतिघात। तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई न्यू, न्यू है ना धारा की आवृत्ति, है ना। तो कुल मिलाकर के एक्सेल बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये ओमेगा का मान भर दिए, 2 पाई न्यू इंटू एल, यानी एक्सेल बराबर ओमेगा और ये एल हो गया। अब तो ओमेगा का मान तो 2 पाई न्यू रख दिए थे ना, तो न्यू क्या है? धारा की आवृत्ति। तो न्यू क्या है? धारा की आवृत्ति। तो अब अपन को धारा की आवृत्ति निकालना है ना। तो धारा की आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति तो दी है, ये देखिए 50 हर्ट्ज, ये न्यू बराबर प्रेरकत्व की आवृत्ति न्यू बराबर 50 हर्ट्ज। अब बचा क्या निकालने के लिए? देखते हैं यहाँ पर VRMS निकालने के लिए बचा। तो VRMS बराबर देखिए कितना दिया है, वो भी VRMS बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। प्रेरकत्व कितना दिया है? प्रेरकत्व दिया है 44 मिली हेनरी। तो मिली को अपन को हेनरी में बदलना, मिली हेनरी को हेनरी में बदलना, तो 10 की घात -3 से गुणा किया जाता है, आप जानते ही है। तो सिंपल L का मान आ गया 44 गुणित 10 की घात -3 हेनरी। VRMS का मान हो गया 220 वोल्ट। आवृत्ति का मान हो गया 50 हर्ट्ज।
अब ये सब भर देंगे यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात में। कितना XL बराबर 2 पाई न्यू इंटू एल, तो 2 का मान ये 2, पाई का मान 3.14 और न्यू का मान कितना निकालें, न्यू आवृत्ति कितनी है 50, ये 50 हो गया। और यहाँ पर एल का मान ये रखा आपने, ये एल का मान भर दिया। अब इसको सिंपली विद्यार्थी हल करेंगे, तो हल करते करते आप ये देखें कैलकुलेशन कर सकते हैं इनका। इसका उत्तर आ जाएगा कितना 13.82 ओम। ओम क्यों, प्रतिघात का मात्रक भी तो ओम होगा। तो ये निकला है XL का मान। XL का मान इस सूत्र में यहाँ पर भरे दे रहे हैं। तो देखो VRMS का मान ये भर दिए 220 वोल्ट, ये भर दिए। XL का मान जो निकाला आपने ये रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 15.918, दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 15.92 एम्पियर। विद्यार्थी अब देखते हैं अध्याय 8 और अध्याय 10 दोनों से जो अंक के क्वेश्चन है कौन कौन से बनते हैं। IMP है विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंग प्रकाशिकी से। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार I1 अनुपात I2 कितना 1:9, लेकिन तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसलिए अगर आयाम A1 और A2 मान लें दोनों तरंगों के, तो I1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं A1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं A2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपन ने तीव्रता आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए अपन ने ऐसा आयाम के रूप में बदल दिया, ये हो गया। तो यहाँ वर्ग लगा हुआ है, तो अगर हम कहें A1 अनुपात A2 क्या होगा, तो वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों में वर्गमूल आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है ना। यानी निकल आया फाइनली A1 बटे A2 बराबर 1/3। यानी A1 बराबर अगर A मान लिया जाए, A2 बराबर 3A मान लिया जाए, तो यहाँ से देखिए ऐसे अगर एक कट जाएगा अगर, तो 1/3 तो यानी 1:3 तो रहेगा ना। तो हमने क्या मान लिया, A1 बराबर A और A2 बराबर 3A, ये आयाम मान लिए। आप व्यतिकरण के बाद जो मैक्सिमम आयाम यानी महत्तम आयाम कितना हो जाएगा, दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले तरंग का आयाम था A और दूसरे तरंग का आयाम था 3A, तो 3A और A कितना हो गया 4A, ठीक है। तो ये हो गया अधिकतम आयाम। और न्यूनतम आयाम कितना होगा वो होगा A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, जो उचित हो, है ना। इसका मतलब होता है जो उचित हो वैसा घटाया जाए, जो अधिक हो उसमें से कम को घटाया जाए। A2 माइनस A1 लेकर के चल रहे हैं। तो A2 का मान है 3A, A का मान है A, तो 3A में से 1 चला घट गया तो बचा 2A। ये हो गया न्यूनतम आयाम, ठीक है। अब ये देखिए फिर से यही सूत्र लगा देंगे, ये जो आपने शुरू में लगाया था कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए मैक्सिमम बटे मिनिमम यानी I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर आयाम का अधिकतम मान का वर्ग बटे आयाम के मिनिमम मान का वर्ग, मैक्सिमम A मिनिमम स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ इतने का मान आपने कितना निकाला था 4A, ये निकाल दिया 4A। इतने का मान कितना निकला 2A, लेकिन स्क्वायर लगेगा दोनों, ये वाला है ना। तो ये देखिए 2A से 1 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2/1। अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, यानी I मैक्सिमम और I मिनिमम में अनुपात होगा 4:1। अनुपात आ गया 4:1, है ना। तो कितना आसान है ये वाला क्वेश्चन। विद्यार्थियों अब ये तरंग प्रकाशिकी में दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, संख्या सिर्फ बदल करके आती रहती हैं, इसलिए समझ लीजिए। निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। कांच का अपवर्तनांक है ना कितना होता है 1.5, है ना। तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना, कहाँ पर ज्ञात करना है, ये काय में दी है, निर्वात में तरंगदैर्ध्य दी गई है। तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है और आवृत्ति भी ज्ञात करना है, जबकि प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको मालूम भी है। तो चलिए पहले ज्ञात करते हैं आवृत्ति, है ना। तो निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर c/λ होता है। चलिए तो c का मान तो सीधा 3 × 10⁸ रख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर हमको लैम्डा का मान भरना है। तो लैम्डा निर्वात में तरंगदैर्घ्य कितनी है, 6000 है ना, 6000 आर्मस्ट्रांग है। तो यहाँ पर 6, तो ये 6000 लिखे, लेकिन इसको काहे में बदलना है, इसको बदलना है मीटर में। तो यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य काहे में दी गई थी, यहाँ पर 6000 आर्मस्ट्रांग दी गई थी। अब इसको काहे में बदलना है, इसको बदलना है मीटर में बदलना है। तो देखिए जो 6000 जो लिखा हुआ है 6000 ये ऐसा, तो इसको अपन को मीटर में बदलना है। तो ये मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 6 और 10 कितने, शून्य कितने 1 2 3, तो 10 की घात कितनी हो गई 3। अब चूंकि इसको मीटर में बदलना है तो इसमें काय का गुणा करेंगे, 10 की घात -10, ये इतने का गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक आर्मस्ट्रांग बराबर 10 की घात -10 मीटर ये हो जाता है ये। तो इसका अपन ने गुणा कर दिया। तो फाइनली जब इन दोनों का गुणा होगा तो इसकी घात 3 प्लस की इसकी घात माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 6 × 10 की घात -7 मीटर। तो ये बदलते बनना चाहिए आपको। तो ये तरंगदैर्घ्य का मान कितना निकल आया, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मान निकल आया 6 × 10 की घात -7 मीटर। ठीक है, बस अब मान भर दीजिए, कुछ तो बचा ही नहीं। सी का मान ये भरा हुआ है, लैम्डा का मान ये रख दिए। अब यहाँ पर देखो कैसे हल कर सकते हैं आप, यहाँ पर घात 8 है प्लस की, यहाँ पर घात कितनी है 7 है। तो एक काम करें पहले, ठीक है ना, पहले एक काम करें, एक 10 यहाँ से निकाल लिए और उस 10 का इसमें गुणा कर दिए। तो 10 का इसमें गुणा होगा तो कितना होगा 30। एक 10 इसमें से निकाल लिए हैं आपने, तो यहाँ 10 कितने थे 8 थे, तो अब बचेंगे कितने 7। ठीक है, इतना हुआ। अब 6 से काट दे, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 की घात 7 है, यहाँ -7 है, लेकिन बटे में है, ऊपर जाएगी तो जुड़ जाएगी, घात है ना, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 14, ये तो आ गया। अब 6 पंचे 30, यहाँ 5 आ गया। और आवृत्ति निकाल रहे हैं तो आवृत्ति कैसा ही मात्रक हर्ट्ज हो गया, तो ये निकल आया आवृत्ति। अब बात आती है कि प्रकाश कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो माना कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा यानी निर्वात में जो आपने निकाली तरंगदैर्घ्य जो दी गई है उसमें लैम्डा बटे अपवर्तनांक ये होता। तो यहाँ पर ये इस पर क्या कर दिए, इसमें 6000 ये पूरा ये लिखा हुआ है। अब म्यू का मान कितना होता है, म्यू यानी अपवर्तनांक 1.5 होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये अनुपात होता है ना, sin i बटे sin r बराबर म्यू होता है, इसलिए अनुपात नहीं, इसका मात्रक नहीं होगा। तो 1.5 ही लिखेंगे ये, ठीक है। अब सीधा सीधा कट जाएगा, ये कैसे कटेगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 शून्य, यहाँ दशमलव एक अंक वाला संख्या ना, ये 5 के बाद दशमलव लगा है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर एक शून्य बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 शून्य हो गए। देखिए अब यहाँ से 15 से काट दें, 15 एकम 15, 15 चौके 60, फिर यहाँ पर यहाँ शून्य कितने बचेंगे 4, तो ये हो गया। फिर 1 2 3 शून्य बचेंगे, 1 2 3 शून्य ये लिख दिए, मात्रक वही रहा आएगा। तो ये हो गया लैम्डा डैश का मान। तो विद्यार्थी ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज की विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह बहुत उपयोगी भी है आपकी हर परीक्षा के लिए, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के और भी वीडियो को लगातार क्रमशः देखने के लिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी का भला हो। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।